सो फॉर्मली अगर हम बिगिन करें तो सबसे पहले आप काइंडली हमें एक ओवरव्यू दे दें कि फॉर पाकिस्तान का लाइक ओवरऑल जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली द HR डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ हाइपर मार्केट्स यू डील विद एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द हाइपर मार्केट्स लाइक उसका एक ओवरव्यू। कारफोर जो है बेसिकली इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, इट्स अ मल्टीनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर चेन। बट अगर हम बात करते हैं एशिया के अंदर इसका जॉइंट वेंचर है माजिदुल फतहम, जिसको हम माफ़ कहते हैं। माजिदुल फतहम जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ UAE और ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माजिदुल फतहम अब कारफोर जो है वो एशिया के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसका कारफोर का जो जॉइंट वेंचर है वो माजिदुल फतहम के साथ है। एशिया के अंदर 17 कंट्रीज़ के अंदर स्टोर हमारा ऑपरेशनल है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, पाकिस्तान और इसके अलावा ओमान, दुबई, सऊदी अरबिया और मोस्टली यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। उन 17 कंट्रीज़ में हमारे स्टोर हैं। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला 4 और लाहौर के अंदर हमारे तकरीबन कोई 6 स्टोर हमारे लाहौर में हैं। तो टोटल अराउंड हम ऑलमोस्ट कोई 12 to 13 स्टोर जो हैं वो हम रन कर रहे हैं पाकिस्तान। अब हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि HR की अगर मैं बात करूँ तो HR हमारा सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि वी आर लिंक्ड विथ वन चेन। लाइक किस तरह कि अभी आप बैठे हुए हाइपर मार्केट के अंदर हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं कारफोर स्टोर को, कि एक हमारे होते हैं हाइपर मार्केट्स और एक हमारे होते हैं सुपर मार्केट्स। सुपर मार्केट्स हम कहते हैं जो सिंपली जो छोटे स्टोर होते हैं वो सुपर मार्केट्स हैं, और जो बड़े स्टोर्स हैं जिनमें SKUs भी आपको ज़्यादा रेंज मिलती है वो हाइपर मार्केट्स कहलाते हैं। और जैसे अभी एम्पोरियम स्टोर जो है हमारा ये हाइपर मार्केट है, पैकेजेस का स्टोर हाइपर मार्केट है, एंड फोर्ट्रेस वाला स्टोर हमारा हाइपर मार्केट है। फोर्ट्रेस स्टोर को हम अपना मदर स्टोर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो फर्स्ट स्टोर कारफोर का ओपन हुआ था विद द नेम ऑफ हाइपर स्टार, अगर आप लोगों को रिमेंबर, वो 2010 में ओपन हुआ था फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर। और उसके बाद से फिर हमारे बाकी एक्सटेंशन हुई, दैन उसके बाद हमारा एम्पोरियम और एम्पोरियम के साथ ही पैकेज स्टोर ओपन हुआ, और दैन हम आगे मूव करते गए। कराची के अंदर हमारा डोलमन मॉल में था, लकीमन में था, फिर क्लिफ्टन वाली साइड पे एक स्टोर था, फिर इस्लामाबाद में हमारा WTC जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें हमारा स्टोर है। फैसलाबाद का अपने मॉल का नाम सुना होगा, लाइलबुल गैलरी है, वहाँ हमारा कारफोर स्टोर है। और एक हमारा GT रोड पे गुजरांवाला के अंदर ही है स्टोर, मेन रोड पे आता है। सो हाँ, सुपर एशिया की फैक्ट्री के पास आता है। सो इस तरह हमारे डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर्स हैं। लाहौर में हमारे सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं। लाहौर में हमारी 3 हाइपर मार्केट्स हैं एंड 4 जो है हमारी सुपर मार्केट्स हैं। टोटल 7 स्टोर सिर्फ जो हैं वो हमारे लाहौर में। और अगर मैं पंजाब प्रोविंस वाइज बात करूँ तो इन सिंध वी हैव ओनली 2 स्टोर। पहले हमारे 4 थे, अब 2 हैं कराची के अंदर। और पर बाकी हमारे जितने भी रिमेनिंग स्टोर्स हैं वो सारे पंजाब के अंदर हैं, यानी इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर के अंदर है। और बाकी KP के या उस साइड पे भी हम लोग नहीं गए। और अब हम आते हैं HR के ऊपर। HR के अंदर हमारी अब जो मेन जो स्ट्रेटजी बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो सारी हमारी बनती हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा दुबई में है, माजिदुल फतहम का। बट हर आगे कंट्री का एक हेड ऑफिस है, यानी कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा मेन जो ऑफिस हो गया लाइक दुबई में। दैन उसके नीचे कंट्री का ऑफिस, हेड ऑफिस आ गया, जैसे पाकिस्तान का हमारा फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर ऑफिस है लाहौर में। और दैन उनके बाद आगे रीजनल ऑफिस आ जाते हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं एक तरह का हमारा रीजनल ऑफिस है। अगर HR की जो टीम है, अब HR की जो टीम अगर हम बात करें तो CEO है, CEO के बाद HR SVP, दैन वाइस प्रेसिडेंट, दैन मैनेजर, दैन एसोसिएट्स, एक हमारी टीम कॉर्पोरेट में बैठी है। अब जो उनको आगे डिवाइड हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़। फिर आगे आ जाते हैं हम पाकिस्तान के हेड ऑफिस के अंदर हमारी डायरेक्टर पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी हैं, यानी HR डायरेक्टर हैं। उनके बाद हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो ओवरऑल सारे स्टोर्स को देख रहे हैं। फिर उसके नीचे आगे हमारे HR मैनेजर्स आ जाते हैं, जो हम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हैं। जैसे एक मैं हूँ, हर स्टोर के ऊपर हमारा एक HR मैनेजर और उनके साथ एक असिस्टेंट होते हैं। यानी जो आपका जो मॉड्यूल है वो डिसेंट्रलाइज्ड है जी, रादर देन एक जगह पे होने के। लाइक आपने जैसे भी कहा स्टोर वाइज एक लेकिन हम लिंक्ड हैं, लिंक्ड हैं, यानी कि आप कोई भी डिसीजन या ये इस तरह की आपको नहीं होगा कि एम्पोरियम स्टोर पे HR की डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं और पैकेजेस के अंदर डिफरेंट है, नहीं, ऐसे नहीं होगा।
रूल्स सेम है, क्योंकि सारे ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं, कॉर्पोरेट इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेड ऑफिस को, एंड देन हेड ऑफिस आगे कैस्केड कर रहा है हमारे साथ। इसी तरह हमारा जब पेरोल रन होता है, सैलरी बनती है, तो वो भी हमारी हेड ऑफिस से ही फाइनल हो रही है, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे जो हेड ऑफिस में टीम बैठती है, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट की सेपरेट मैनेजर है, एम्प्लॉय रिलेशन की सेपरेट मैनेजर है, टैलेंट एक्विजिशन की सेपरेट मैनेजर है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जिसमें पेरोल फाइनल सेटलमेंट्स आती हैं उसकी सेपरेट मैनेजर ओके, है। सो यानी कि ये लाइक कन्फाइड नहीं है कि डिफरेंट मैनेजर्स हैं फॉर डिफरेंट रोल्स। हेड ऑफिस में डिफरेंट है, बट जब हम अब रीजनल ऑफिस वाली साइड पे आते हैं स्टोर के अंदर, तो वहाँ पे एक जो मैनेजर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओवरऑल जो है वो उसको सारे फंक्शंस को देख रहे हैं। हेड ऑफिस लेवल तक डोमेन्स डिफरेंट है, यानी वहाँ पे हमारी जो टीम है वो स्पेशलाइज्ड है कि लाइक इफ़ समवन इज स्पेशलाइज्ड इन एम्प्लॉय रिलेशंस, तो जिस एम्प्लॉय रिलेशंस को देख रहे हैं, एक टैलेंट एक्विजिशन की डोमेन को देख रहा है, एक कंपनसेशन बेनिफिट को देख रहा है, एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट को देख रहा है। इसको हम जनरलिस्ट रोल नहीं कहेंगे, वो एक स्पेशलाइज्ड रोल चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टोर लेवल पे, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे एज ए HR बिजनेस पार्टनर भी आप कह सकते हैं, और एक मेरा एक जर्नलिस्ट रोल है। अब आई एम हेयर टू लुक आफ्टर टू ऑल द फंक्शंस। मैं यहाँ के स्टोर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की, यहाँ पे ये एम्प्लॉय रिलेशंस भी मैं देखूँगा, यहाँ का पेरोल कंपनसेशन बेनिफिट्स भी मैं देखूँगा, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ भी मैं देखूँगा, और लर्निंग वगैरह वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैं मेरे से मेरे थ्रू होंगी। तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो सारे फंक्शंस जो हैं वो एक जगह पे हो जाती है। तो आई गेस सेकंड क्वेश्चन भी इसी में ही कवर हो गया कि रिपोर्टिंग। हाँ, अगर आप देख लें, अगर इस तरह ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाता है तो यू कैन स्किप। इसी सेक्शन में ये कि व्हाट मेजर ट्रेंड्स आर अफेक्टिंग लाइक करंटली HR प्रैक्टिसेस एट केयरफुल। जैसे आपने HRIS ऐप की बात की थी, और लाइक डिफरेंट जैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, जैसे जेन जीज हैं, मिलीनियल्स हैं, जेन एक्स हैं, तो उनका एक अमालगमेशन, उसको कैसे आप ओवरसी करते हैं? उसको हम इस तरह करते हैं, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड स्टोर मैनेजर हैं जीएम साहब हैं, जवेद साहब वो आते हैं, आई थिंक मिलीनियल में आते हैं, हाँ बेबी उमर जी, इनकी जो 80s 70s लेट से 80s उनकी है बर्थ। देन उनके बाद फिर आगे हमारे पास, मैं मिलीनियल्स में आता हूँ 1993 में मेरी है बर्थ। देन फिर आगे हमारे पास 2000 के बाद जेंसिस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बड़े मज़े से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आता है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि आप लोगों को भी शायद कभी कोई टोंट मिली होगी या टीचर्स की तरफ से कि जी हमारे दौर में या आपसे पहले वाली जो जनरेशन थी वो ज़्यादा ओबीडियंट थी, जेंसिस जो है वो ज़्यादा ओबीडियंट नहीं है, लाइक इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। लेकिन खैर मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ जो आज हमारी जनरेशन है जेंसी, वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाली है एज़ कम्पेयर टू मिलीनियल्स एंड दूसरे बेबी बूमर्स के। उनमें फियर ज़्यादा है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है अब तक की 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। और जो ये बच्चे हैं ये थोड़े से बोल्ड और डर है, इनमें वो नहीं है, इतनी ज़्यादा फियर नहीं है। दूसरा, जब आपके अंदर फियर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप डरने के साथ आप इनिशिएटिव लोगे। फिर मैं बात करूँ कोई, तो एक पर्सनैलिटी है वो कहती है कि नहीं मैंने ये स्टेप ही नहीं लेना क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा। वो यानी कि वो समझ लें कि वो एक पैसे उसमें जा रहा है, पैसिमिस्ट अप्रोच में जा रहा है। अब एक दूसरा पर्सन है जो पर्सनैलिटी ऑप्टिमिस्टिक है, वो कह रही है कि नहीं मुझे ये चांस लेना है, अगर तो यहाँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, और अगर मैं सक्सेसफुल ना हो सकी तो एटलीस्ट मेरे पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा जिसकी बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये नहीं करना, इसके ऊपर मुझे फेलियर है। तो खैर एक होता है, उसमें होता है कि समटाइम लिटिल बिट कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं, बट उसको भी हम यहाँ के काउंसलिंग करके मेंटोरिंग के साथ करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अगर एक जो जनरेशन हमारी, अगर मैं बात करूँ जेंसीज हैं, तो वो ज़रा मुझे लगता है वो ज़रा ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा बोल्ड है। बट अगर मैं बात करूँ हार्ड वर्किंग और पेशेंस वाले से, उसमें थोड़े से वो वीक है, उसमें हमारे जो मिलीनियल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक मर्ज बन जाता है। अब हम इसको एज ए टीम जब लेके चलते हैं ना, तो हमें बड़ी उसकी ज़बरदस्ती आउटपुट्स आना शुरू होती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 5 लोगों की टीम बन गई। अच्छा, मेरे पास एक बेबी उम्र मेरे ऊपर बॉस बैठा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो क्या है कि वो वाइस है, वो हमें ड्राइव कर रहा है, वो हमें वे बता रहा है, उसका एक एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस को लेके हम आगे चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैं मिलीनियल्स हूँ, तो मैं लेके उसको थोड़ा सा अब्जॉर्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब आगे वाला जो बंदा है वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो जेंजी है वो उसको लेके चल रहा है। तो इस तरह का एक मिक्स एंड मैच का हमारा एक पैकेज बनता है, जो उसको लेके हम आगे चलते हैं। एंड एट दी एंड हमारा गोल सिर्फ एक ही है
कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना है, हमने अपनी कस्टमर सर्विसेज को बेस्ट करना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो सर अगर ऑटोमेशन की तरफ बात करें, जैसे HRIS ऐप के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो किस तरह का रोल प्ले कर रही है आपके लाइक फंक्शनिंग में? उसमें जैसे मैंने पहले भी बात की है, टुडे इसे टाइम इज़ मनी। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने रिक्रूटमेंट की बात की, अभी जैसे मैं रिक्रूटमेंट की आपको एक सिंपल स्टेप बता रहा हूँ ना कि आपने जॉब पोस्ट की और जॉब पोस्ट करने के बाद आपका CVs आना शुरू है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और आपने उन CVs को 1 by 1 ओपन करोगे, दैन आप एक एक CV को पहले रिव्यू करोगे, मिनिमम 3 to 4 मिनट्स कंज्यूम होंगे आपके। दैन आप उसमें देखोगे अच्छा इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी एक्सपीरियंस क्या है, इसका लोकेशन सिटी कौन सा है। दैन उसके बाद आप उसको शॉर्ट लिस्टिंग करोगे। अब हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि हम जब लिंक अपना क्रिएट करते हैं ना, जॉब पोस्ट करते हैं, तो उसके साथ हम एक क्वेश्चनर भी दे देते हैं। या वो क्वेश्चनर क्या करता है कि वो आपको पूछेगा जब आप अप्लाई कर रहे हो कि चूज़ योर सिटी या चूज़ योर डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि डू यू हैव HR रिलेटेड डिग्री और एन अदर डिग्री। अब आपने क्लिक कर दिया अदर डिग्री पे, इन्होंने क्लिक कर दिया HR पे, मुझे चाहिए HR का बंदा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मुझे वो फिल्टर करके दे देगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप मेरा स्किप कर दिया सिस्टम ने, यानी कि मैंने जब CVs मेरे हाथ में आएंगी तो वो क्या होंगी, वो ऑलरेडी स्क्रीन हुई होंगी। तो एक तो ये हमें सपोर्ट मिलती है। दूसरी हमें सपोर्ट मिलती है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अटेंडेंस की। अगर पुराने ज़माने में, अच्छा मैं अपने स्कूल का बताता हूँ, हमारे स्कूल के अंदर जो हमारी अटेंडेंस थी वो टीचर से रजिस्टर्ड पे अटेंडेंस लेते थे। आई थिंक अभी मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने भी देखा, मेरा जैसे भी नेफ्यू स्कूल जाता है तो उन लोगों की अटेंडेंस जो है वो उनकी हर क्लासरूम के अंदर एक बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। तो जैसे ही स्टूडेंट एंटर हो रहा है वो डोर के साथ ही अपनी बायोमेट्रिक करता जा रहा है और आता जा रहा है। और अगर कोई अपनी इंटेंशनली अगर अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो भी एब्सेंट कंसिडर हो रहा है। तो अब जब हम ATS को पकड़ते हैं और जब अटेंडेंस पे जाके जब मैं अपने सॉफ्टवेयर पे जाके अटेंडेंस निकालूंगा तो मुझे सिर्फ विद ग्राफ अटेंडेंस मिल जाएगी, या मुझे बता देगा कि आयशा जो है वो इस मंथ में इतने दिन लेट आई है, इतने दिन आई है, एज़ कम्पेयर टू वो वाला टाइम कि मैं पहले अटेंडेंस लूँगा आपकी रजिस्टर के ऊपर, फिर मैं उसको जाके एक्सेल में एंटर करूँ सारे डाटा को, और दैन फिर मैं एक्सेल के ऊपर प्राइवेट लगाऊँ या फिल्टर लगा के वो करूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह हमारी ट्रेनिंग्स भी इसी तरह ही हो गई है। इसके साथ ही ये आपके शायद आगे भी क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग्स भी जो है हमारी वो भी इसकी वजह से IT की हेल्प से वो भी हो गया। जैसे हमने E-लर्निंग स्टार्ट कर दी है। आज हम टीम्स पे कनेक्ट करते हैं, गूगल मीट पे कनेक्ट करते हैं, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप गुजरांवाला बैठी हो, ये फैसलाबाद बैठे हैं, वो कराची बैठे हैं, वो इस्लामाबाद बैठे हैं, और हम लोग क्या कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इस तरह की वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो इट्स आल्सो अ टाइम सेविंग भी है और दूसरा बजट की वजह से भी सेव है। इसी चीज़ को आगे कुछ कंपनीज़ ने वो इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। पहले अगर एक पर्सन दूसरे सिटी से अप्लाई कर रहा होता था तो उसको ट्रैवल करना पड़ता था। अभी हमने रिसेंटली एक हायरिंग की, उसमें हमारी जो कैंडिडेट थी शी वाज इन इस्लामाबाद और पोजीशन हमारे पास लाहौर की थी। सो वी कॉल्ड हर कैन आस्क के व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, इज लाहौर बेस्ड पोजीशन एंड यू बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद। सो शी सेड कि माय फैमिली इज प्लानिंग टू शिफ्ट लाहौर, सो आई एम विलिंग फॉर लाहौर। ओके, अब दूसरा हमारा एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी मेरा हो गया, फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यू हो गया, शी शॉर्ट लिस्टेड। अब उनका फाइनल इंटरव्यू हमने स्केड्यूल करवाना था कंसर्न मैनेजर के साथ। अब अगर हम उनको इन पर्सन बुलाते हैं तो वो पहले अभी मैंने रिसेंटली मेरा इतफाक़ हुआ, मुझे रेट पता चला कि जी स्काईवेज या टाइमो में अगर आप आते हो तो अराउंड 2800 या 3000 की वन साइड की फेयर है। तो अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर इंडिया, लाहौर से इस्लामाबाद इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप 3000 की टिकट जाने की, 3000 आने की, 6000, और दैन फिर उस बस स्टॉप से आगे डेस्टिनेशन के लिए भी आप इनड्राइव या ऊबर यूज़ करोगे तो अराउंड आपको 8 to 9000 एक इंटरव्यू के लिए हुए, और देयर इज़ नो गारंटी कि यू विल बी सिलेक्टेड। और दैन उसके बाद जब आप जाओगे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, डे भी कंज्यूम होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको लिंक शेयर करूँ और टीम्स पे मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे आऊँ और आपका इंटरव्यू करूँ। तो हमने सेम उनका टीम्स के ऊपर वीडियो कॉल पे इंटरव्यू किया और वो हार्डली 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू था। और व्हेन शी सिलेक्टेड देन वी ईमेल कि हमने उनको ऑफर लेटर ईमेल किया, और साथ ही मैंने उन्हें कॉल कर दी, मैंने कहा प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड योर ऑफर लेटर। उन्होंने जैसे ही अपनी देखी, उन्होंने फ़ौरन मुझे एक्सेप्टेंस दे दी। सर ना कमिंग ऑन टू लाइक द मोर स्ट्रेटेजिक साइड जो थोड़ा अपर लेवल से रिलेटेड है, उसमें ये है कि लाइक हाउ डज Carrefour अलाइन दी HR स्ट्रेटजीज विद दी ओवरऑल बिजनेस गोल्स। जैसे आपने बात की थी कि जो आपका
लाइक हेड ऑफिस है उससे लिंक करके फिर रीजनल आ जी। जाते हैं, तो वो कैसे ट्रैक डाउन करते हैं आप अपने Okay. गोल्स को उसके अच्छा, जैसे मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। अब रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट क्या है कि आपने हायरिंग करनी है। अब आप हायरिंग कब करोगे और क्यों करोगे? डेफिनेटली अगर मेरे पास अगर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे 12 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, मुझे 2 एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, तो इट्स मीन कि मैं अपनी स्टोर का एक्सपेंस बढ़ा रहा हूँ। लाइक अगर मैं 50,000 सबको दे रहा हूँ और मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 3 लाख सैलरी दे रहा हूँ, तो अगर मैं 2 रिसोर्स और ऐड करूँगा तो इट्स मीन मुझे 3 लाख की बजाय 4 लाख देनी पड़ेगी। उसकी भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मैन पावर प्लानिंग होती है हमारी। उस प्लानिंग में हम इसी तरह सैलरी की प्लानिंग होती है। अच्छा, अब हमारा डिसाइड होता है कि हमने कौन से स्टोर पे या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने हमारे पास मैन पावर होगी। मैन पावर मीन्स एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। अच्छा, उनको हम क्या सैलरी देंगे? तो हम ये तो नहीं है कि अगर एक मैंने HR ऑफिसर रखना है तो मैं उसको 1 लाख सैलरी दे दूँगा, नो। तो हम क्या करते हैं कि हम मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं। ये भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। उसमें हम एनालिसिस ही करेंगे मार्केट के अंदर HR ऑफिसर की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टार्टिंग सैलरी 50,000 जा रही है, तो मैं 50,000 के ऊपर हायर करूँगा। सेकेंडली मैं देखूँगा कि मुझे नीड है, उसके लिए फिर हम जॉब एनालिसिस करते हैं। अब जॉब एनालिसिस हुआ होता है कि उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। फिर फर्दर इसमें हमारा आता है हम लोग बेसिकली इस सारा जो एक बॉल है ना, वो सारा राउंड कर रहा है एक पिन के ऊपर, एंड दैट इज़ द पिन इज़ प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी के अंदर आपकी सेल्स है, प्रोडक्टिविटी में आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, प्रोडक्टिविटी में आपके नंबर ऑफ़ SKUs सोल्ड हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी प्रोडक्टिविटी के अंदर आपके अटेंडेंस आवर्स हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने आवर्स ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसी के अंदर आपका ये भी आ जाता है प्रोडक्टिविटी के अंदर कि आपकी जो फीडबैक आ रहा है कस्टमर की तरफ से, आपकी कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं। देन ऑन दीज फैक्ट्स, ऑन द फैक्ट ऑफ लाइक प्रोडक्टिविटी, देन वी प्लान कि हमने आगे हमारी नेक्स्ट मूव क्या होगी। इसी तरह हम बात कर रहे थे आगे, इसी तरह प्रोडक्टिविटी के अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन पर बात कर रहे थे, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पर। अब हमने आहिस्ता से अपनी परसेंटेज इंक्रीज़ करनी शुरू की है। वी हैव अ टारगेट, या मेरा KPI है ये कि मैंने वुमेन इन रिटेल का नंबर इंक्रीज़ करना है। कि लाइक मेरे स्टोर पे अगर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो मेरा अब टारगेट ये है कि मैंने 15% उसमें फ़ीमेल करनी है। अभी मैं हूँ 13% के ऊपर, तो मैंने भी 2% और इंक्रीज़ करना है नंबर ऑफ़ फीमेल। अब प्रॉब्लम दूसरा ये आता है कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि 50-50 की रेशो क्यों नहीं है। सो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि ये नीड आपको कहाँ से लाइक पता चलती कि लाइक कि 2% भी किसी और को अगर तो कहेंगे 2% से क्या ही हो जाएगा, तो ये आप कैसे इसको मैप आउट अच्छा, उसमें हमें ना 2 रीज़न है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आप लोग 4 स्टूडेंट्स हो BBA के या सप्लाई चेन के। अब आप 2 डिफरेंट, मेरे पास यहाँ पे एक जेंडर्स हैं कि 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स। अब डिग्री आप लोग सेम कर रहे हो। अब नीड इस तरह आती है कि अगर मैं अपने माइंड में ये चीज़ लेके बैठ जाऊँगा कि नहीं मैंने हायर ही मेल करना है, तो फिर जो फीमेल्स जो एजुकेशन ले रही हैं, जो डिग्री ले रही हैं, तो वो तो फिर जॉबलेस ही रहेंगी। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारी वो कहते हैं कि वो जो कौमें वो तरक्की करती हैं जिन कौमों में मर्द और मिल के काम कर रहे हैं। एक फीमेल्स को हम नंबर इसलिए लेके आते हैं ताकि फ़ीमेल जो हमारे एक कंट्री का पार्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक रेशो निकालते हैं। जब मैं मास्टर कर रहा था, MCOM कर रहा था 2017, तो हमारे टीचर थे ब्रिगेडियर इरफान, तो वो कहा करते थे कि यू गाइस आर द लकीस्ट पर्सन बिकॉज यू आर द 1% ऑफ योर कंट्रीज पॉपुलेशन हु आर होल्डिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स। तो अगर मुझे बताएं कि अगर मेरे कंट्री की जो अब बढ़ गई होगी, अगर 2% पीपल मास्टर्स हैं और उन 2% में से 1% मेल है और 1% फीमेल है, तो अगर हम खाली मेल को ही जॉब दे रहे हैं तो 1% फीमेल है, उनकी तो सोसाइटी में, हमारी कंट्री में वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रही। तो इस चीज़ पे फिर कंपनी जो है ना चाहती है कि हमने सोशली भी इस चीज़ को देखते हुए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं इक्वल जेंडर्स के लिए। आप SDGs के साथ लिंक करते हैं? इसको स्ट्रेटजीज़ के साथ हम लिंक करते हैं। अब HR के अंदर आपको फीमेल सबसे ज़्यादा नजर आएंगी। उसकी रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स गुड लिसनर भी होती हैं और वो गुड मेंटोर भी होती हैं। तो इनके साथ भी ये चीज़ है, अगर एक फ़ीमेल बैठी होगी ना HR के अंदर, तो एक अग्रेसिव एम्प्लॉई भी अगर आएगा ना तो वो शायद मेल के साथ थोड़ा लाउडली बोल रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो फीमेल से बात करेगा ना तो उसका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा।
इसी तरह अगर मैं एक एम्प्लॉय को बात कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे इस तरह के नहीं होते, अगर वो मेरी नहीं सुन रहा ना, बट जब फीमेल एम्प्लॉय उसको बात कह रही होगी तो वो सुन लेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आती हैं कि जो कि पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। इसी तरह जब दो डिफरेंट जेंडर्स काम करती हैं तो एक टीम वर्क भी जब यहाँ पे आती है, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक बड़ी पॉजिटिव सी खूबसूरत सी वाइब बन के सामने आती है, इन्वायरमेंट में भी बहुत इफेक्ट आता है। कंट्री के अंदर ये जो चीज़ें हमें नज़र आती है कि फीमेल इंगेजमेंट है, प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है, फीमेल्स के थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजिंग लाइक इन टर्म्स कि हमारा रिटेल स्टोर जो है वो 9 AM पे आजकल हमारा स्टोर ओपन हो रहा है एंड इट्स क्लोजिंग एट 10 PM। पहले 8 PM पे क्लोज होना शुरू हो गया था ड्यू टू स्मार्ट लॉकडाउन, और अभी ईद की वजह से, क्योंकि जस्ट अभी 9 days आर रिमेनिंग इन ईद, तो उस ईद की शॉपिंग की वजह से हमें दोबारा गवर्नमेंट ने अलाउ किया और हमने अपने टाइम मार्केट्स के जो है वो अगेन 10 PM पे चले गए। अब एक फ़ीमेल के लिए रात के 10 बजे या रात के 11 बजे घर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर उसके घर में से उसको कोई लेने नहीं आ रहा, या उसके पास अगर अपनी पर्सनल कार नहीं है। अब हर पर्सनल कार हर फीमेल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अब उस टाइम पे हम क्या करें। और सम टाइम हमें ऐसी नीड आती है कि हमें नाइट शिफ्ट में भी स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, तो फीमेल्स के लिए थोड़े से चैलेंजेस आए थे। उनके लिए नाइट में स्टे करना घर से बाहर थोड़ा मुश्किल है, या एक अकेली फीमेल के लिए रात के 10-11 बजे ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट ये है कि लाइक डज द HR डिपार्टमेंट एट केयरफुल पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूटिव प्लानिंग, फॉर इंस्टेंस बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें यहाँ पे, इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, क्या उसका कोई लिंक? डिपार्टमेंट स्टोर में जब हम देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर की हमसे कस्टमर बहुत सेटिस्फाई है और हमारी सर्विसेज अच्छी जा रही हैं, हमारी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है और कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो देन फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। इसी तरह अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2010 के अंदर कारफोर ने अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया था फोर्टिस स्टेडियम के अंदर, तो देन ऐसा क्या रियलाइज़ हुआ उसको, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर के बाद ही इन 365 डेज़ कारफोर ने बियॉन्ड एक्सपोर्टेशन सेल्स की पाकिस्तान के अंदर। उससे जो माजिदुल फतेहन ग्रुप था दुबई के कॉर्पोरेट ऑफिस ने देखा कि इट्स मीन कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वी शुड इन्वेस्ट मोर देयर। तो उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टोर हमारा ओपन किया कराची के अंदर डोलमन मॉल में। देन उसके बाद थर्ड स्टोर हमारा ओपन होता है लाहौर एम्पोरियम मॉल में, फोर्थ स्टोर ओपन हो गया पैकेजेस में, एंड देन सोन हमारी आगे चेंज चलना शुरू हुआ, हमने आगे एक्सटेंशन की तरफ जाना शुरू किया। अब लाहौर में पिछले तकरीबन कोई 3-4 सालों से हमने एक्सटेंशन करना शुरू की हुई है सुपर मार्केट्स के अंदर। अब हम सुपर मार्केट में क्या करते हैं कि हर एक एरिया हम पकड़ते हैं, उस एरिया में हम जा देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई दूसरा डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है और हमें यहाँ पे नीड है, तो हम वहाँ पे अपना स्टोर ओपन कर देंगे। अगर मैं बात करूँ बैरियर टाउन में, हम लोग स्टोर ओपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपेटिटर इम्तियाज़ बैठा हुआ है। अभी हमारे था पैरागॉन के अंदर हमारे पास स्टोर नहीं था, हमने पैरागॉन देखा सोसाइटी को, वहाँ पे हमने अपना स्टोर ओपन कर दिया कारफोर में, तो अब वहाँ पे हमारा कंपेटिटर रेनबो आके बैठ गया। इसी तरह DHA फेज़ 11 के अंदर हमने अपना स्टोर ओपन किया, फिर हमने अस्करी में किया, फिर उसके बाद एक अमाना मॉल में किया, तो हम एक्सटेंशन करते रहे। अब इसमें HR का रोल क्या आता है? HR का रोल ये आता है कि जब आप कंपनी की तरफ से एक डिमांड आती है कि हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जब एक्सपेंशन होगी तो उसके अंदर मैन पावर भी चाहिए, और मैन पावर को कौन मैनेज कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स। तो जब ह्यूमन रिसोर्स ऐड होंगे तो उसमें HR वर्किंग करेगा। अब हम उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने एक और स्टोर ओपन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास इज़मीर टाउन या नहीं, तो मैं कहता हूँ मैं बहरी ऑर्चर्ड वाली साइड पे स्टोर ओपन करूँ। मैं इज़मीर टाउन पे इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे पास जहाँ से नहर स्टार्ट होती है अभी ठोकर में, वहाँ स्टार्ट में मेट्रो बैठा हुआ है और बहरी टाउन के अंदर इम्तियाज़ बैठा हुआ है। तो शायद मैं कहूँगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द गुड आइडिया कि मैं दो कंपेटिटर्स के दरमियान में अपना स्टोर करूँ। तो मैं मूव करूँगा उस साइड पे जहाँ मैं देखूँगा मेरा कंपेटिटर नहीं बैठा हुआ, तो मैं चले जाता हूँ राइवल रोड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड में चले जाता हूँ, मैं वहाँ जाके अपना स्टोर ओपन कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग कैसे होती है कि मेरे कितने स्क्वायर फीट का स्टोर है, उसमें एक नंबर ऑफ़ SKUs कितने हैं। अगर अब मैं एग्जांपल देता हूँ हाइपर मार्केट कारफोर एम्पोरियम की, ये हमारा जो स्टोर है ये ऑलमोस्ट कोई 55 या 60,000 प्लस स्क्वायर फीट का स्टोर है, ठीक है। नंबर कन्फर्म नहीं है, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर हमारे पास जो माफ का परमानेंट जो रिसोर्स काम कर रहे हैं वो कितने हैं, अराउंड 184 अभी मेरे करंट मंथ के स्टाफ है। उसके अलावा हमारा थर्ड पार्टी स्टाफ है जो अराउंड 350 के काम कर रहे हैं। ओके,
अब यहाँ पे मेरा स्टोर काम कर रहा है, अब मेरे पास हर चीज़ है कि यहाँ पे फुटफॉल कितना है और एसक्यूज़ कितने हैं। एसक्यूज़ हम बोलते हैं एक प्रोडक्ट को, नॉट वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की भी आगे लाइन है। अब हमारे पास जो एसक्यूज़ है अराउंड, वो हमारे पास कोई 25,000 के करीब एसक्यूज़ है ऑन हाइपर मार्केट स्टोर। अब आप स्टोर ओपन करने जा रहे हो बैंगलोर चर्च के अंदर, वो स्टोर है, मैं कहता हूँ 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है और उसके एसक्यूज़ हैं लेट्स सपोज इधर 25,000 है, उधर आप कहते हो 8,000 एसक्यूज़ है। तो क्या आप सेम मैन पावर वहीं पे आया करोगे? नो। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप उसके अकॉर्डिंगली मैन पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब फिर हम मैन पावर वर्किंग करते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितना स्टाफ हो, कितने मैनेजर कितने रिक्वायर्ड होंगे। मुझे एक मैनेजर चाहिए, 3 मैनेजर चाहिए, 2 चाहिए। मैनेजर के नीचे मुझे सुपरवाइज़र कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। फिर उसके नीचे मुझे स्टाफ कितना चाहिए, क्या 2% इनफ होंगे? नहीं, वहाँ पे ये हायरार्की टॉप टू डाउन आती है। यस, टॉप टू डाउन आती है और हम उसको कंप्लीट बनाते हैं। स्टोर मैनेजर से लेकर एक कैशियर तक हम उस पर वर्किंग करते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ मैंने स्टोर ओपन कर दिया, फिर मैं कहता हूँ कि हमने वर्किंग बना ली। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने अभी जो सुपर मार्केट की हमारी जो एवरेज स्ट्रेंथ जा रही है वो अराउंड 70 to 80 स्टाफ के साथ है और कुछ स्टोर ऐसे हैं कि वहाँ पे 65 to 70 स्टाफ है। हमने स्टोर ओपन कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने अपने नंबर ऑफ़ एसक्यूज़ इंक्रीज़ कर दिए, प्रोडक्ट्स बढ़ गई और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें एक ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे जैसे DHA रैपर की एग्जांपल है, तो हमने जब DHA रैपर में स्टोर ओपन किया तो कस्टमर का फ्लो कम था। बिकॉज मैं खुद भी DHA रैपर में रेजिडेंस है मेरी, तो वहाँ पे क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है, अराउंड कोई 45% कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी हुई है जो हाउसेज हैं वहाँ पूरे उस फेज़ 11 के, और 55% अभी भी वहाँ पे अभी प्लॉट्स हैं। तो क्या हुआ, जब स्टोर ओपन हुआ उस टाइम पे शायद 35% हाउसेस थे, तो कस्टमर फ्लो कम था और एक ही टील चालू होती थी या 2 टील चालू होती थी मैक्सिमम। एक टाइम में 2 कैशर्स थे वो टील ऑपरेट कर रहे होते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि DHA रैपर की भी आबादी बढ़ना शुरू हुई और रेजिडेंस ऐड होना शुरू हुए। उसके राइट लेफ्ट की जो सोसाइटीज़ थी, खाइबाने मीन है, सामने वाले इंशिया टाउन है, उनको भी पता चला अच्छा यहाँ पे कारफोर आ गया। करते करते क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए। कस्टमर उधर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ हुए, उधर हमारी सेल्स ऊपर जाना शुरू हुई। तो जब हमारी सेल्स ऊपर जाना शुरू हुई तो हमारा एट द एंड मोटो क्या है कि हमने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज देनी है। तो फिर कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ। तो हम उसके पास स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, बट वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, रैपिडली इंक्रीज़ नहीं होता। तो इस तरह फिर HR जो है प्रॉपर उसकी प्लानिंग करता है। और प्लानिंग के जो की पॉइंट्स हैं वो 3 ही हैं, प्रोडक्टिविटी, आपकी सेल्स और आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स या आपके नंबर ऑफ़ एसक्यूज़। अगर ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप अपनी मैन पावर एक्सटेंशन की तरफ जाओगे। सर, इसी के अगेंस्ट अगर पूछा जाए कि क्वान्टिटेटिवली टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, आप किस तरह के KPIs यूज़ करते हैं? ओके, इसमें भी होता है कि हर KPI जो होता है ना वो वेरी करता है। अच्छा, अब बीइंग एन HR अगर मैं बात करूँ तो अब मेरी जैसे HR की एक KPI, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना है, मैंने जेंडर परसेंटेज पे काम करना है, कि मैंने वुमेंस के जो है नंबर इंक्रीज़ करना है। सेकंड मेरा KPI है कि मैंने पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन इंक्रीज़ करने हैं। पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन आर दोज पीपल हु आर डिफरेंटली एबल, तो हम उनको अब बोलते हैं पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। अब अगर हम दूसरा हमने कंप्लाइंस को भी फॉलो करना है, अब हमें गवर्नमेंट की कंप्लाइंस फॉलो करनी है। अब गवर्नमेंट कहती है कि एज़ पर स्टैंडर्ड आपकी जो टोटल मैन पावर है उसका 2% एटलीस्ट आपके पास डिसेबल्स होने चाहिए, आपने उनको भी हायर करना है। तो लास्टली फ्रॉम माय साइड कि अगर एम्प्लॉय के एस्पेक्ट से बात करें तो हाउ डू दे हैंडल द सीजनल डिमांड्स सच एज रमज़ान, ईद या फिर जो आपकी रिसेंट अभी सेल्स हुई थी? ओके, इसमें भी हमारा ना सेम जैसे ही लिंक्ड उसी आपके प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है। जैसे हम कह रहे थे कि हम असेसमेंट का पूछा था आपने, कैसे कहते हैं वो KPIs हम कैसे बनाते हैं? KPIs जो है ना वो बनते हैं कंपनी के अपने गोल के साथ। अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारा FMCG डिपार्टमेंट है, फ्रेश फूड का डिपार्टमेंट है, तो उनके हमने KPIs होते हैं कि कुछ KPIs होते हैं जो कंपनी की तरफ से आ रहे हैं कि लाइक जैसे नंबर ऑफ़ सेल्स, आपके सेक्शन की सेल जो है मैं कहता हूँ आपने मिस 10 मिलियन की सेल की थी, नाउ योर फॉर द ईयर ऑफ 2026 दिस इज़ योर KPI, यू हैव टू बूस्ट द सेल ऑफ योर डिपार्टमेंट।
तो आपका 15% आ जाएगा। फिर पहले 10 मिलियन था, अब आपने 15 मिलियन करना है। तो एक तो मैंने आपका सेल्स पे कर दिया, अगर आप उसकी मैंने वेटेज कर दी 20 नंबर, अब आपके 100 में से हैं और आपका एक KPI बन गया कि आपने सेल्स इंक्रीज़ करनी है। नंबर 2 पे आपका KPI आ जाता है कि आपने श्रिंकेज रिड्यूस करी है। श्रिंकेज कहते हैं वेस्टेज को और चोरी को, आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। इसका भी वेटेज मैंने आपको दे दी 20 नंबर। फिर इसी तरह आ जाती है प्रोडक्टिविटी कि आपके डिपार्टमेंट की आपने अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। प्रोडक्टिविटी की भी इसी तरह एक वेटेज है। अगर आप इनको वन बाय वन अपनी चीज़ों को पूरा करते जाओगे तो आप 20 स्कोर करते जाओगे। एट द एंड क्या होगा, आप 100/100 या 100/90 स्कोर कर जाओगे। बट क्या होता है, इस तरह आपके KPIs बनाए जाते हैं। अब HR की मैं बात करूँ तो HR के हाँ कॉस्ट सेविंग वाला एक एलिमेंट आ जाता है। अगर मैं HR के KPIs में बात करूँ, अब मेरे KPI क्या थे कि जी जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना है। नंबर 2 मेरा KPI क्या है कि मैंने नंबर ऑफ़ डिसेबल्स को इंक्रीज़ करना है। नंबर 3 मेरा KPI क्या है कि मैंने एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस कंट्रोल करनी है। अटेंडेंस किस तरह कंट्रोल होती है कि हम डेली बेसिस पे अटेंडेंस को रिव्यू करते हैं और दैन उस अटेंडेंस के हम उसके ऊपर परसेंटेज जो है वो निकालते हैं कि आज कौन से सेक्शन की अगर 10 एम्प्लॉइज़ थे तो 10 में से 7 प्रेजेंट है, मेरी ज़्यादा 3। अच्छा उनके डे ऑफ है तो ओके फ़ाइन, या एब्सेंट कितने हैं या लीव पे कितने हैं, तो हमने बेसिकली अटेंडेंस को कंट्रोल करना है। तो अब मेरी जो अटेंडेंस की परसेंटेज का मुझे KPI है डेट इज़ 90%, बट राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन 82%। बट आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 60, आई ड्रैग इट फ्रॉम 67। जब मैंने बल्कि उससे भी पिछले लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे नंबर था 47%। फिर 47 से 52 से आगे करते करते लास्ट अभी मैं 2 महीने पहले 67 पे था एंड नाउ आई एम ऑन 82। तो अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया कि 8% का गैप रह गया। मैं 8% और करूँगा तो मैं अपने टारगेट को अचीव कर जाऊँगा। तो इसी तरह ना KPIs बन रहे होते हैं। अच्छा अब एक और अब KPI आपके पास आ जाता है स्टाफ की ग्रूमिंग का, कि आपने स्टाफ को ग्रूम कितना कर रहे हो। तो ये चीज़ें इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने हो, आप अपनी कंप्लाइंस कितनी फॉलो कर रहे हो, आपका जो टाइम है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, कुक है मेरे पास, वो डेलीकेटेसन के अंदर डेली डिस्प्ले लगा रहा है खानों का, तो अब उसका एक KPI ये है कि उसने जो खाने बनाने हैं उसको एज पर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और उसका टेस्ट डेवलप करना है और हमें और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स को रिड्यूस करना है। अगर अब एक कुक है उसका मैंने उसकी जॉब के अकॉर्डिंगली मैंने उसका KPI बना दिया कि तुम्हारा खाने का टेस्ट होना चाहिए और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स कम होनी चाहिए और टेस्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर तो वो चीज़ को मेंटेन कर रहा है तो ही विल विन, अदरवाइज वो नेगेटिव या इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एक तो हर एक सेक्शन का ना अलग KPI बनता है। इसके लिए HR में एक और फर्दर एक पोजीशन भी होती है या एक फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड OD, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, या परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कार्य होती है टीम, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट भी KPI से आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव सेटिंग कार्य होते हैं। देन उन ऑब्जेक्टिव की बेसिस के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होगी और ये हेड ऑफिस की तरफ से जो आप उनकी तरफ से, हाँ कॉर्पोरेट की तरफ से आ जाती है। इस तरह हर पर्सन का वेरी करता है उसके ऑब्जेक्टिव। अब हमने CCO की एक KPI ऐड कर दिया कि आपने अपनी जो सर्विस है उसको इम्प्रूव करना है और आपने टाइम को रिड्यूस करना है, तो ये उसका KPI है। अगर अब वो इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके मार्क्स या जो भी नंबर है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसको क्या चाहिए, उसको विजिलेंस चाहिए, उसको वहाँ पे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। फिर उसने वहाँ से गैप्स एनालिसिस करने हैं, जो कौन से गैप्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से जो है वो कैशियर को स्कैनिंग करने में टाइम लग रहा है। समटाइम क्या होता है कि जो टैग लगाया जाता है वो ठीक नहीं लगता, या समटाइम ये होता है कि वो स्कैन ही नहीं हो रहा, तो कैशियर बेचारा सफ़र करेगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपने ये कप उठाया, आपको लगा ये कप कहाँ पड़ा हुआ था, इसके नीचे जो टैग लगा हुआ था वो 150 का लगा हुआ था। जब आपने बिल करवाने गई तो जब उसने स्कैन किया तो अमाउंट लिखी आ गई 200, तो आप तो वहाँ पे शोर मचाओगे कि नहीं मैंने तो 150 के देख के उठाया था। तो इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। प्राइसिंग इशू हो सकता है, स्कैनिंग इशू हो सकता है, स्कैनर का इशू हो सकता है, बेल्ट का इशू हो सकता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रॉली बॉय हो सकती है।
डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें। Okay, thank you for the valuable insights. Now I would like Sir Mit to take over.